वक्त की रफ्तार। लेकिन सर, रण से भागकर कोई नहीं जी पाता। जहां भी वो जाता है, रण खुद उसके पीछे चला आता है। और सर, आप ये सब छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सब आपको कैसे छोड़ सकता है? और वैसे भी ये इतना आसान नहीं है। कुछ लोग होते ही तपस्या के लिए हैं। पहाड़ों पर जाकर या एकांत में जाकर ही तपस्या नहीं की जाती। आपने भी तो एक तपस्वी का जीवन जिया है। अभी आपकी जिम्मेदारियां पूरी कहाँ हुई? हाँ सर, अभी तो आप सिर्फ इस सरकारी नौकरी से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जंग अभी खत्म कहाँ हुई है? आप अभी हथियार कैसे छोड़ सकते हैं सर? और वैसे भी डीएम जैसे लोगों से लड़ने के लिए कोई तो चाहिए। आप तो जानते ही हैं, यहाँ के चुनाव क्षेत्र से डीएम को हराना किसी के लिए भी कितना मुश्किल है। और सर, ये मुश्किल है, इसीलिए तो सत्यनारायण जी ने आपको चुना है। डीएम को धूल चटाने वाला इस दुनिया में आपके सिवा और है कौन? सर, आप कब से अपने मन के मानने लगे? आप तो समाज के मन को मानने वालों में से हैं। मानसी, मंथन, मैं जरूर सोचूंगा। ठीक है सर, लेकिन सोचिएगा जरूर। सर, आप अपने मन से नहीं, विचारों से सोचिएगा। मैं जरूर सोचूंगा। तुम लोगों की बात पर मैं जरूर गौर करूंगा। हेलो, कौन? अश्विनी माथुर? एक मिनट। हुजूर, अश्विनी माथुर आपसे मिलने आई। कौन अश्विनी माथुर? हुजूर, भारद्वाज साहब रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह कोई ना कोई नया कमिश्नर तो आएगा ना। हाँ हाँ, अश्विनी माथुर, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अंदर भेजो। जी हुजूर। हाँ, भेज दो अंदर उन्हें। भाई मधुकर। जी हुजूर। भारद्वाज रिटायर हो रहा है, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। नमस्ते। नमस्ते अश्विनी जी, नमस्ते। आइए आइए। नमस्ते डीएम साहब। नमस्ते मधुकर जी। बैठिए बैठिए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशी तो मुझे हो रही है, आपने अपने दर्शन की इजाजत दे दी मुझे। अश्विनी जी, हम तो जनता के सेवक हैं। सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, सेवा करना ही हमारा धर्म है। फरमाइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। हाँ हाँ जरूर, बिना संकोच कहिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। डीएम साहब, मिस्टर भारद्वाज रिटायर हो रहे हैं। उनके पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स हैं। मिस्टर सोलंकी सीनियर हैं, मिस्टर कांबले रिजर्वेशन कोटा में से है, और तीसरा मेरा नाम है। मैं चाहती हूँ मेरा नाम पहला हो। देवी जी, ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रही हैं। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। मैं जानती हूँ इस पोस्ट पर पॉलिटिशियंस का बहुत प्रभाव है। अगर आप चाहें तो ये काम आसान हो सकता है। मेरे पास सारी क्वालिफिकेशंस हैं। देवी जी, इस काम में अगर हम आपकी मदद करेंगे तो बदले में आप हमारी क्या मदद करेंगे? आप बताइए मुझे क्या करना होगा। अगर ये भी हम ही को बताना पड़े तो माफ कीजिए, आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं। फिलहाल इतना समझिए कि कुछ फाइलें, कुछ नक्शे वो सैंक्शन हो जाएंगे, और कुछ आपकी इस और कुछ में सब कुछ आ गया। वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद रख सकती हूँ? उम्मीदें तो हम दोनों को एक दूसरे से रखनी है।
धन्यवाद डीएम साहब। तो मैं चलूं? नमस्ते मधुकर जी। क्या बात है आपकी सर, क्या बात क्या है। बात है, क्या बात है, कोई बात नहीं है। फिलहाल इस बात पर ध्यान रखो कि कमिश्नर की कुर्सी पर हमारे आदमी का होना बहुत जरूरी है। जी मेरा मतलब है इस महिला का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कमिश्नर की पोस्ट के लिए ये महिला बिल्कुल सेट उम्मीदवार है हुजूर। हाँ, याद आया उम्मीदवार पे। भाई, हमने तुम्हें अपने उम्मीदवारों की लिस्ट दी थी इलेक्शन की, वो कहाँ है? हुजूर, आपने जैसा कहा था, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने वो सारी लिस्ट चेक कर ली है। वो लिस्ट बिल्कुल ठीक है और हमारे सारे वफादार उसमें शामिल हैं हुजूर। वफादार? बिल्कुल हुजूर। हुजूर, मुझे तो लगता है कि सत्यनारायण जी ने अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि उन्होंने जो लिस्ट निकाली है उस लिस्ट में वो सारे नाम नदारद हैं जो शुरू से उनकी पार्टी में उनके साथ थे। इस सत्यनारायण को तो लगता है कि ईमानदारी का टाइफाइड हो गया है। इसका कोई इलाज नहीं है। इस हिसाब से तो लगता है कि ये अकेला ही चुनाव में खड़ा होगा भाई, जिन पर कोई आरोप ना हो। ऐसे उम्मीदवार तो उसे इस दुनिया में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हुजूर। हुजूर, ये देखिए, ये वो लिस्ट है जिसमें उन सब लोगों के नाम शामिल हैं जो सत्यनारायण जी की पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी के झंडे के नीचे आना चाहते हैं। वाह भाई मधुकर, वाह। सबके सब बड़े दबंग लोग हैं। वाह। ये सब के सब सत्यनारायण को लोटा देकर काशी पहुंचा देंगे। अरे ये क्या, तुमने तो हमें भी काशी पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। जी, आदर्श नगर से तुमने अपना नाम क्यों लिखा? यहां से तो चुनाव हम लड़ेंगे। आप ही ने मुझे कहा था कि मुझे यहां से आप चुनाव लड़वाएंगे। हाँ, हमें याद है, हमने वादा किया था, लेकिन कुछ वादे हम तोड़ने के लिए करते हैं। आदर्श नगर से हमारा खड़े रहना हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके से कोई माई का लाल हमें हरा नहीं सकता। नंदू, तू तो आजकल डीएम के साथ साये की तरह रहता है। तुझे डीएम के बारे में तो काफी कुछ पता चल गया होगा। सारी बातें नहीं पता कर पाया, पर कुछ बातें जरूर। जैसे अभी डीएम को पार्टी से निकाला गया है, पर डीएम पर उसका कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ है, बस दो बातों को छोड़कर। कौन सी दो बातें? एक, सत्यनारायण जी ने ऊंची चाल चली है। उन्होंने डीएम को पार्टी से तभी निकाला जब पार्टी का बहुत बड़ा अधिवेशन था। बड़े बड़े नेता आए हुए थे, लाखों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। सब लोगों की नजर डीएम पर थी और सत्यनारायण की नजर सब पर थी। डीएम अपना कुछ समर्थन जुटा ही नहीं पाया। और रही दूसरी बात, तभी जब सब कुछ ताजा था, इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन की घोषणा कर दी। डीएम कुछ नहीं कर पाया। मंथन क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं कि डीएम के साथ रहते रहते तू राजनीति की कितनी सारी बातें सीख गया है। अभी जब मैं तुझे सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तू नहीं बल्कि कोई राजनीति का विशेषज्ञ अपनी राय दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ होने की क्या जरूरत है? ड्राइविंग कर रहा होता हूं तब मेरे कान पीछे की सीट पर होते हैं। देख रहा हूं आजकल डीएम की बेचैनी। वैसे डीएम सोच क्या रहा है इस वक्त? क्या सोचेगा वो, क्या सोचेगा? यही कि जल्दी नई पार्टी का ऐलान करना है।
सत्यनारायण के लोगों को फोड़ने की कोशिश करना है। वैसा इतना वक्त नहीं उसके पास, पर वो जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन क्या लोग उसके साथ आएंगे? इन लोगों का क्या कह सकते हैं? ये लोग पॉलिटिशियन लोग तो कभी भी सांप की तरह पलटते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है मंथन। आनंदो, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तेरी बातों से ऐसा लगता है नंदू जैसे डीएम एक तिनके के सहारे तैर रहा है और हमें वो तिनका उससे छीन लेना है। अब आने वाला इलेक्शन ये बताएगा कि डीएम राजनीति में रहता है या नहीं। अगर डीएम इलेक्शन जीतेगा तो रहेगा, उसको झेलना होगा। अगर हार गया तो खुद ब खुद नेस्त नाबूद हो जाएगा। नंदू, भगवान न करे कि हम कभी किसी की बर्बादी का कारण बने, लेकिन डीएम एक ऐसा शख्स है जिसकी बर्बादी का कारण अगर हम बने तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी दुश्मनी डीएम से नहीं, डीएम के अंदर जो पाप है उससे है, और उसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। देखो मंथन, हमारी कोशिश है जो अच्छे काम के लिए है, हमारी कोशिश है, और डीएम के पाप अपने आप उसे हारने पर मजबूर कर देंगे। पॉलिटिकल करियर खत्म होगा, जरूर होगा, लेकिन हमारा नहीं बल्कि सत्यनारायण का। हमने ऐसी ऐसी चालें चली हैं कि सत्यनारायण का वो हशर होगा जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अब आप क्या चाल चलेंगे? सत्यनारायण चाल चल चुका है। आपने तो सपने दिखाए थे कि सेंट्रल में जाने के बाद यहां मिनिस्ट्री में मेरे लिए जगह बनाएंगे। हाँ, हमें अपना ये वादा याद है। याद होने से क्या फायदा? अब तो उस वादे से भी क्या फायदा? तुम हमें क्या समझती हो? हमारी काबिलियत पर शक कर रही हो? नहीं, आपकी काबिलियत पर भरोसा है मुझे। हाँ, आपकी कामयाबी पर शक है मुझे। ये तुम क्या कर रही हो? मैं सच कह रही हूं। आपके हर काम में पाप है, साजिश है। इस तरह इंसान कैसे कामयाब बन सकता है? चिल्लाइए मत, सोचिए जरा। ये पाप का घड़ा था, एक न एक दिन तो इसे भरना ही था। इसीलिए शायद सत्यनारायण ने आपको इस पार्टी से निकाल दिया। हीरा, तुम शायद अपने होश में नहीं हो, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं होश में हूं। अब आप आंखें खोलिए, ये एक मौका है आपको नई जिंदगी शुरू करने का। हम उनमें से नहीं हैं जो अपने घर में अपनी बीवियों से मशवरा लेकर राजनीति का खेल खेले। कई बड़े बड़े नेता इन्हीं मशवरों से बड़े बने हैं। इन्हीं मशवरों ने कई तख्त पलट दिए हैं। हीरा, हम ऐसी वाहियात बातें सुनने के आदी नहीं हैं। जो हार जाता है उसे हर बात की आदत कर लेनी पड़ती है। तुम हार चुके हो। हीरा! चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती। हमारा नाम दिव्य मोहन है। हम दिव्य मोहन हैं। हम सच्चाई के चेहरे पर झूठ का मुखौटा लगाकर सच को झूठ साबित कर देते हैं। हमारा नाम टीएम है, टीएम।
विलास, तुम्हारी कोशिशों ने आखिर वक्त को तुम्हारे साथ आने के लिए मजबूर कर ही दिया। अब वक्त तुम्हारे साथ है। नहीं रंजीत, वक्त कभी किसी के साथ नहीं चलता। वक्त का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। वक्त तो चंचल मछली की तरह होता है, जिसे अपने हाथों में पकड़ना इंसान के लिए मुश्किल होता है। वक्त कब पलट जाए, कब मुड़ जाए, कोई नहीं कह सकता। हाँ, ये सब तो मैं जानता हूं, लेकिन इंसानी कोशिशें वक्त को जरूर काबू में ला सकती हैं। मैंने देखा है ना, वक्त ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिखाया। और अब देखो। हाँ, ये फाइल देखना मत भूलना। क्या है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटर्स की एप्लीकेशंस। वो कॉपीज बढ़ाकर मांग रहे हैं। विलास, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सर्कुलेशन बढ़ गई। हमने लोगों का विश्वास पा लिया है। विलास, रंजीत, यह हमारी बहुत बड़ी जीत है और यही वक्त है हमारी सर्कुलेशन बढ़ाने का। देखो, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के दौरान एक अखबार लोगों के मनोरंजन का साधन बन जाता है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो सर्कुलेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करें विलास, भारद्वाज जी का एक इंटरव्यू फ्रंट पेज पर छाप देते हैं। वैसे भी भारद्वाज जी राजनीति में प्रवेश कर ही रहे, तो क्यों ना हम इस बात का फायदा उठाएं। तुम्हारी बात का मतलब मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। भारद्वाज जी की लोगों के मन में एक आदर्शवादी और सत्य प्रिय आदमी की छवि है। अगर हम भारद्वाज जी को सपोर्ट करते हैं तो नेचुरली हमारी भी वही इमेज लोगों के मन में बनेगी। राइट? तो मैं बहुत जल्दी ही भारद्वाज जी और सत्यनारायण जी से इंटरव्यू अरेंज करता हूं। डू दैट। हेलो, मैं पाटिल बात कर रहा हूं। सत्यनारायण जी। हाँ बोलो पाटिल। नमस्कार सत्यनारायण जी, कुछ जवाब आया भारद्वाज जी से? पाटिल, पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हें 6-7 बार बताया है कि भारद्वाज जी से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। ठीक है, लेकिन मुझे फाइनल लिस्ट प्रेस वालों को भेजनी है। नहीं पाटिल, बात कुछ और है। भारद्वाज जी के जाने के बाद मैंने तुम्हें काफी परेशान पाया है। साफ साफ कह दो, क्या बात है? सत्यनारायण जी, आप तो जानते ही हैं मैंने पार्टी के लिए बहुत ही काम किया है, लेकिन इसे मुझे क्या मिला आज तक? देखो पाटिल, हमारी राजनीति विचारों के आधार पर चलती है, सौदेबाजी पर नहीं। क्या तुम अपनी सेवा की कीमत चाहते हो? नहीं सत्यनारायण जी, मैं कीमत तो नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब डीएम के बाद ये सीट मुझे मिलनी चाहिए।